हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 14 फरवरी 2024 और जिसमें आज हम द हिंदू न्यूज और एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर हम इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे 3 आर्टिकल जो है आपके एडिटोरियल सेक्शन से और उसके बाद जितनी भी आर्टिकल है वो आपका न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ओल्ड फैशन ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बाइंड इंडिया यूएई की। जैसे इंडिया और यूएई के टाइज के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। जैसे कि हमारे पीएम जो है वो यूएई के दौरे पे गए हैं, उसके बाद वो कतर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। होमवर्ड बाउंड, ये जो आर्टिकल है वो कतर में जो 8 प्रिजनर है उनको जो पहले डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, अब उनको रिहा कर दिया गया और इंडिया में वापस भेज दिया गया और प्लस 7 को भेज दिया गया, एक अभी भी बाकी है। तो उसके ऊपर यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमारी रिलेशन है उनके साथ, कतर के साथ, वो दिखाती है और उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। वाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ की, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी देशों से पीछे हो जाएगी और जो हम कह रहे हैं जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में 3rd पोजीशन पे आने में, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या सॉल्यूशन अपनाना चाहिए, क्या क्या चीज करना चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर चीजों को और टेक्नोलॉजी को और एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, यहाँ पे डिस्कस की गई है। और बाकी आर्टिकल हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओल्ड फैशन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बाइंड इंडिया यूएई टाई। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो हमारी पुरानी तरह की ट्रस्ट है, जो हमने पहले से डेवलप कर रखी है, क्रेडिबिलिटी डेवलप कर रखी है, वो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएई की जो टाइज है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया। तभी तो इंडिया और यूएई का जो ट्रेडिंग है वो कम से कम 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग है और साथ ही साथ 2nd हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया और यूएई की टाइज को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, किस तरीके से ग्रोथ किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे 2 दिन के दौरे पे गए थे आपके हमारे पीएम मोदी। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से, जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने ग्रांड वेलकम किया और इनको कहीं ना कहीं इस चीज पे बांध के रखा कि जो हमारी ट्रस्ट है और जो क्रेडिबिलिटी है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन में कभी कोई बाधा नहीं बनेगी और ये प्रोटोकॉल हम कहीं ना कहीं आगे तक फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं मोस्ट डायनेमिक है और कंसिक्वेंट बायलैटरल रिलेशन बनाने में काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन दोनों का रिलेशन में और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बने रहने में ही फायदा है। अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायलैटरल विजिट जो है, जो हमारे पीएम ने जुलाई 2023 में किए थे, जब कॉप 28 की मीटिंग चल रही थी नवंबर में। ठीक है, उसके बाद फिर कॉप 28 की मीटिंग में भी आए थे, यानी कि जुलाई में, और उसके बाद कॉप 28 में जब नवंबर में किया गया था तो वहां पे जो है इनवाइट किया गया था। और इंडिया ने भी दिल्ली में जब सितंबर में G20 का सबमिट हुआ था तो कहीं ना कहीं स्पेशल इनवाइट के रूप में जो है यूएई को बुलाया था। और उसके बाद जनवरी 2024 में भी इन्होंने कहीं ना कहीं गुजरात की जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें भी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। अब ये विजिट सब क्या दिखाती है, ये विजिट सब दिखाती है कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके टेम्पल, जो कि हिंदू टेम्पल जो कि अबू धाबी में है, उसको इनोग्रेशन करेंगे। और साथ ही यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो विजिट है अगस्त 2015 में हैड रिक्वेस्ट द कंट्री लीडरशिप प्रोवाइड लैंड फॉर टेम्पल, यानी कि जो कंट्री है उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट पे ही उनको लैंड जो है ग्रांट किया है, जिससे कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल नीड जो है यूएई की जो लार्ज हिंदू कम्युनिटी है उनको मिल सके। ठीक है, जो टेम्पल इनोग्रेशन है वो क्या था, फरवरी 14 को, यानी कि आज के दिन में उसको करवाना है। ठीक है, और जिसमें 3.5 स्ट्रॉन्ग इंडियन जो कम्युनिटी है वो यूएस की, वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखने के लिए काफी उत्सुक है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो वेलकम है, इनका वेलकम किया गया, कहाँ पे किया गया, आपके स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम आबू धाबी में। ठीक है, और इनोग्रेशन किया जाएगा टेम्पल का, और साथ ही साथ जो आहन अलान मोदी विल बी अनडाउटफुली डोमिनेटेड इन हेडलाइन, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, मोदी का जो है वेलकम जो है किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर है
प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस है वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई में किया जा रहा है। अगर दुबई की वर्जन ऑफ डेवोस की बात करें तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है ग्लोबल लीडर को, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज को और थॉट्स ऑफ लीडर्स को, जिससे कि वो आके यहाँ पे अपनी किस तरीके से गवर्नमेंट की फीचर्स आगे बनेगी, फ्यूचर गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, तो उस तरह की बात करता है। अगर हम बात करें, देखिए ये सारी चीजें तो हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है थोड़े से। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं भारत मार्ट ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है, जिसके अंडर में 800 शोरूम्स और 18 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और मशीन जो कि वेयर हाउस ओवर नेक्स्ट 24 मंथ में अलाउ किया जाएगा, जिसमें 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट जो प्लॉट है वो अलाउ किया जाएगा किसको? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के, जिसमें वो मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, कॉस्मेटिक वगैरह, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब लगा सके, और जिससे कि और ये जो मार्केट है वो ईरान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए भी अवेलेबल की जाएगी, जिसमें ये आके भारत मार्ट इसका नाम दिया गया। मतलब दोनों ने जब टाइप किए तो उसमें जो शोरूम खोला जाएगा उसमें जो कुछ पार्ट है वो इंडिया मार्ट के नाम से जाना जाएगा, और इंडिया मार्ट में कहीं ना कहीं इस चीज को 800 शोरूम्स और 18 वेयर हाउस जो है प्रोवाइड किया जाएगा 24 मंथ के अंदर अंदर में। ठीक है, जो भारत मार्ट का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं इसके एम्बिशंस को दिखाती है, इंडिया और यूएस की किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पिछले साल से इस साल 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। 2023 से स्टार्ट किया गया था और 2024 में फेब में कहीं ना कहीं 1 साल हो चुके हैं, और यही चीज हमें कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरीके से यूएई ने ग्रो किया है 16% यूएस बिलियन डॉलर की 85% तक में। ठीक है, 85 बिलियन डॉलर तक। अगर इंडिया की बात की जाए, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। अगर यूनिक कॉम्बिनेशन की बात की जाए, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की जाए, तो और भारत मार्ट की बात की जाए, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इम्पीटीएस है, जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कहाँ पे, इनिशियली स्टेप पे यहाँ पे, जिससे कि हमारी ट्रेड और ज्यादा बढ़ सके, हमारी करेंसी जो है और ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, इन सब चीजों में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और उनके बीच में जो स्ट्रेंथनिंग है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथनिंग इंडिया और यूएई के बीच में भी काफी अच्छी तरह से बन सके। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी, जैसे कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जल्द ही एक ऑफिस जो है गिफ्ट सिटी में खोलने की बात की है, जो गुजरात में है। ठीक है, जो कि 14 ईयर तक डील करेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। 1.2 मिलियन मैट्रिक पर जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है हम कहीं ना कहीं आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से परचेस करेंगे। इस तरह के साइन जो है 2026 से 39 के बीच में, जो है 39 के बीच में किया जाएगा, जिससे कि बूस्ट हो जाए हमारी इकोनॉमी सेक्टर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है होमवर्ड बाउंड। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। 8 जो है पहले फॉर्मर इंडियन जो नेवल पर्सनल है जो कि कतर में थे, उनको कहीं ना कहीं रिलीज किया है जस्ट अबाउट 3 मंथ, जब उसको पहले 3 महीने में, जो पिछले 3 महीने में क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी 8 लोगों को। ठीक है, जिसमें 7 जो है सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर है और एक सेलर है जो वर्क कर रहे थे कतर बेस्ड ग्रा टेक्नोलॉजी के अंदर में। ठीक है, और इनको अरेस्ट किया गया था 2022 में, और उसके बाद इनको कहीं ना कहीं अलग अलग रखा था, और इनके फैमिली को डिनाई किया था इनको रिपोर्ट देने की किस तरीके से ये एस्पिनोज कर रहे थे, मतलब जो स्पाई वगैरह होते हैं वो सब कर रहे थे। ठीक है, और किसका नाम दिया था यहाँ पे, इजराइल को सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहे थे। जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं सीरियस था और इन्वोक किया गया था, जिसके वजह से कि डेथ पेनल्टी इनको जो है दी जाए। लेकिन दिसंबर में इस चीज को जब अपील किया गया हायर कोर्ट में, तो डेथ पेनल्टी को इन्होंने क्या किया, इम्प्रिजमेंट में चेंज कर दिया, कम्यूट कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी कन्विक्शन कहीं ना कहीं चलता रहा। ठीक है, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया गया कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर बात की, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों को भारत वापिस भेजा गया। जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक न्यू दिल्ली एम्प्लॉयड कर रही है, जो कि परस्यू कर रही है इन केस ऑफ कोर्ट, क्योंकि जो इस तरह की बातें थी, यानी कि जो बैकडोर में जो बातें चल रही थी, जिसमें कि कतर लीगल सिस्टम हो या फिर इनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो या काउंसिल प्रोवाइड करना हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी। और साथ ही साथ जो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किया था कतर आमिर से शेख तमीम बिन हमद
अल तानी से, जो कि जब दुबई के मीट में गए थे दिसंबर के टाइम पे, तो वहां पे भी इन्होंने इस चीज के ऊपर बात किया था। ठीक है, जो कतर है वो कहीं ना कहीं टाइमली रिमाइंड करता है इंपॉर्टेंट ऑफ क्विड डिप्लोमेसी को, यानी कि इनकी किस तरह से डिप्लोमेसी हमारे साथ चलनी चाहिए, इस तरह की बात भी करते हैं। और यहाँ पे जिससे कि ये बचते हैं कि किस तरह के जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। ठीक है, अगर इंडिया के लिए बात की जाए तो कतर एक इंपॉर्टेंट वेस्ट एशियन पावर है। ठीक है, और इंक्रीज करता है अपनी इसराइल और जो गाजा की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में भी किस तरीके से हमारे बीच में जुड़ा हुआ है, उस चीज को भी बात बताता है। अगर कतर के लिए की बात की जाए, टाइज विद इंडिया जो है बहुत पुरानी है और डिपेंडेबल है, और साथ ही साथ जो कतर है वो कहीं ना कहीं इवन व्हेन कतर वाज बॉयकॉट बाय इट्स ग्लोबल लेवल सम ईयर एगो, कुछ साल पहले क्या हुआ था, कतर को ही पूरा बॉयकॉट कर दिया गया था गल्फ नेबरहुड से। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया जो है हेल्पफुल किया था, टाइज काफी ज्यादा बढ़ा था। कतर जो है इंडिया को जो है थर्ड नेचुरल गैस इंपोर्ट नीड पूरा करता है, और इन्होंने कहीं ना कहीं $78 बिलियन की एलएनजी जो है लास्ट वीक जो है साइन किया है, और इसके साथ साथ जो प्रिजनर है उनको रिलीज करने की भी बात किया गया है। यहाँ पे 8 लाख से भी ज्यादा जो है हमारे लोग जो है इंडियन जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ की जो रेमिटेंसी है वो इंडिया में काफी ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की बताया जा रहा है, और किस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले भी एक कुलभूषण जाधव जो कमांडर नेवल कमांडर थे, उनको किस तरीके से स्पाई के तौर पे टेरर चार्ज जो है पाकिस्तान ने दिया था। तो उस तरह की डिप्लोमेसी वहां नहीं चल रही थी कि उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ये प्रोवाइड किया जाए वो। तो यहाँ पे किस तरीके से जो है हमारे साथ कतर जो है खड़ा है, उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। वाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, कोविड-19 जब हुआ तो यहाँ पे हमारी पैंडेमिक जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और 2021, 22, 2020 तो था ही। ठीक है, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला, और इस इम्पैक्ट की वजह से हमने क्या किया, अपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरह की स्कीम्स वगैरह निकाली। इंडिया ने भी आत्म भारत जो है इस तरह की स्कीम्स वगैरह निकाली, सेल्फ सफिशिएंट होने की स्कीम निकाली। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इनकी गैप को, यानी कि जो इन्फ्लेशन था या फिर जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस टाइम पे क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था मोस्टली, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उस चीज को फिर गैप को कंप्लीट करने के लिए इंडिया को रिकवरी करने की जरूरत थी। अब फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, रिकवरी हुआ। धीरे धीरे किस तरह से रिकवरी हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिवाइव किया। रिवाइव करने के साथ साथ इंडिया जो है कहीं ना कहीं स्टेबल पोजिशन पे अब आ चुका है। ठीक है, अब स्टेबल पोजीशन में आने से क्या होता है, अगर हम देखे जाए तो 75 ईयर हो गए, इंडिया जो है अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट जो है नहीं हुआ है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं 20% के नीचे रुका हुआ है। यानी कि अगर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी अभी देखा जाए तो 20% से नीचे हो रही है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहीं ना कहीं हमारे में ग्रोथ कर रहे हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर जहां से हमारी मेन कंपोनेंट यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह आते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर से कहते हैं जो कि हमारी जो जहां पे हम लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीचर है, टीचर एक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक गाड़ी मैकेनिक्स है तो वो रिपेयर कर रहा है, तो इसका मतलब वो सर्विस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखा जाए तो गाड़ी को बनाना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी 20% की ग्रोथ से भी नीचे चल रहा है। ठीक है, अभी भी अगर हम लोग देखें तो, लेकिन हमने इकोनॉमिकल रिफॉर्म तो 1991 में किए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1991 में जब हमने इकोनॉमिकल रिफॉर्म किए थे तो उसके बेस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्टैग्नेंट हो गया है, और हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और उस सर्विस सेक्टर की वजह से हमारी देश जो है ग्रोथ कर रही है। लेकिन अच्छी इकोनॉमी उसे कहा जाएगी जहां पे आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं साथ साथ चलते रहे, कोई ये नहीं कि एक रुक जाए और एक आगे बढ़ते जाए। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे और किस चीज की बात करिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, इन सब चीजों से तो अलग है कि एक और हमारी पॉलिसीज, अगर हम पॉलिसीज ठीक तरीके से बनाएंगे कि किस तरीके से हमें कौन सी चीजें ग्रोथ करनी चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, किस तरीके से लोग वर्कफोर्स में आके जुड़ सके, किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी जो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अगर पहली बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी, यानी कि उनकी सर्विस कैसी है, उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि आपके पुराने टाइम में ब्रिटेन में या फिर जो
1880s के टाइम पे देखा जाए या 1880s से पहले के टाइम पे देखा जाए, तो वहां पे क्या है, लोगों की हालत जो है ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, अपने लोगों की हालत क्या किया, ग्रोथ को ठीक किया, जिससे कि लोग क्या हुए, पहले अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थे, अब जो है वही चीज अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनको रेगुलर वर्क देना होगा। अब जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है गिग वर्कर का। गिग वर्कर यानी कि जो ऐसे वर्कर जिनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, वो जैसे ओला उबर, वो जब मन किए तब चले गए, जब कोई उनको सेफ्टी नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, इनको एक रेगुलर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो जिसके वजह से ये क्या कर सके, ये भी ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हमें जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड करती है हमारी हायर स्किल की। ठीक है, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हायर स्किल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गांव देहात से बंदा आ रहा है, ठीक है, कोई गांव से विलेज से आ रहा है, या फिर आपके पिछड़ा हुआ वर्ग से आ रहा है, यानी ये जो भी आपके ट्राइबल ग्रुप से आ रहा है, तो वहां पे एजुकेशन इतनी जल्दी नहीं पहुंची है, तो लोग क्या होते हैं 10वीं तक पढ़ के क्या कर लेते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। अब 10वीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अगर किसी टाउन सिटी में जाएंगे तो वहां रिक्वायरमेंट है कि भाई ग्रेजुएशन की, लेकिन यहाँ पे बंदे ने कितने पढ़ रखा है, 10वीं तक पढ़ रखा है, तो क्या उस बंदे को लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो निराश होकर फिर अपने उसी जगह पे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर कुछ ही पॉकेट्स में ग्रो करेगी और कुछ पॉकेट्स में क्या होगा, वो स्टैग्नेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस पे काम करना चाहिए कि हमारी जो ग्रोथ हो वो इक्विटेबल तरीके से हो, यानी कि अगर हम सर्विस सेक्टर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कुछ स्कूल्स, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह वहां पे भी करना चाहिए, ताकि 10वीं लेवल पे जो बंदे हैं वो कम से कम उसमें एनरोल हो सके, या फिर उनके स्किल्स को एनहेंसमेंट करने के लिए जैसे IITIs वगैरह जो है ओपनिंग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उन लोग का भी ग्रोथ जो है साथ ही साथ चलता रहे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिससे क्या होगा, ग्रोथ होता रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमें अलग अलग तरीके से करना होगा। इन्वेस्टमेंट किन चीजों में, इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा, सबसे पहली चीज तो एजुकेशन। एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, हमने जैसे कि मैंने बताया 10वीं के लेवल का बंदा ग्रेजुएशन तो कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन देना पड़ेगा, और एजुकेशन में भी स्किल्स वगैरह को कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि स्किल्स वगैरह इंक्रीज हो लोगों की, और स्किल्स जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो वहां पे लोगों की जो इकोनॉमी है, जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ रूरल एंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ाया गया है। रूरल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रूरल एंटरप्रेन्योर मतलब गांव में जाके कोई लोग जो है शहर ना आके वो वहीं पे क्या करे, अपना कुछ ना कुछ धंधा पानी चलाता रहे। जैसे सपोज कीजिए एक फैक्ट्री बन रही है स्टील की, अब वो स्टील की फैक्ट्री अगर मान लो कील बना रही है, तो वो कील किसी शहर में किसी फैक्ट्री को ना देके गांव में किसी एक फैक्ट्री को दे दे, और वो कहे कि भाई तुम इस कील को बनाओ, तो वो क्या करेगा, अपना एंटरप्रेन्योर खुलेगा और कील बनाने की मशीन जो है लगाएगा। तो वो हो गई क्या, जो गांव में माइग्रेशन होती थी शहर की तरफ, वो माइग्रेशन ना होके कुछ लोग वहां पे एम्प्लॉय हो जाएंगे और उनको उसी बेस पे सैलरी मिलेगा। और सैलरी भी क्या होनी चाहिए, इक्विटेबल तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको गांव में है तो आपकी जो वेजेस है वो कम है और जो टाउन में वेजेस ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल वे में आपको क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हर चीज में ग्रोथ होगा। अगर बात करें और किस चीज पे, देखिए सोशल ग्रुप को भी ध्यान में रखना होगा, और अलग अलग सोशल क्लासेस को भी हमें कहीं ना कहीं ग्रुप को ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे हायर एजुकेशन अगर हम बात करें तो वुमेन्स में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज होने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हायर एजुकेशन की तरफ क्वालिटी देनी चाहिए। अगर आपकी हायर एजुकेशन की क्वालिटी नहीं होगी, सपोज कीजिए कहीं पे बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए एक गर्ल्स गई और उसको वहां पे एजुकेशन ही ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, वहां पे टीचर सही क्वालिटी के नहीं है, वहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका पहली बार तो मन ही नहीं करेगा वहां जाने का, और ऑटोमेटिकली वो गर्ल्स क्या होंगी या बॉयज क्या होंगे, वो घर पे बैठेंगे। क्यों जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए, वो ऑटोमेटिकली घर पे ही बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है जब हमें ही पढ़ के सब कुछ करना है तो ऑटोमेटिकली हम जाए ही क्यों वहां पे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं आती है। तो इन सब चीजों से क्या करना पड़ेगा, हमें दूर जाना पड़ेगा, और अपनी एजुकेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा डीप कर सके। चलिए आगे बात करते हैं 25 करोड़ यूनिक आईडी। ये काफी अच्छा चीज बताया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि 25 करोड़ जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर जो है आईडी यानी कि अपार जो है क्रिएटेड किया गया। ध्यान रखना, अपार इस तरह की चीजें जो हो ज्यादा यूपीएससी में पूछा जाता है, या फिर आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भाई हमने अपार के अंदर 25 करोड़ के ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंटेंट रजिस्टर जो है किया है। ये एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, वो ऑल ओवर इंडिया में, और परमानेंट 12 डिजिट आईडी होगी, ठीक है। और ये जो है जोड़ा गया है क्या, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। अपार हेल्प करेगा ट्रैकिंग द वास्ट पूल ऑफ 260 मिलियन स्टूडेंट्स इन द कंट्री। कंट्री की क्या कंडीशन है, किस तरीके से एडमिशन ले रहे क्या स्टूडेंट्स है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं अपार देखेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे लॉ ऑन सीईसी। देखिए क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को ये रिफ्यूज कर दिया कि जो एनी इंटरिम ऑर्डर जो भी पास किया गया है उसको स्टेइंग किया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। देखिए क्या हुआ, जब बात की जा रही है 2015 से बात ये चल रही है कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है। तो वहां पे पहले क्या होती थी, प्रेसिडेंट अपनी तरीके से प्रेसिडेंट क्या करता था, कोई भी नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन प्रोसीड डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी। तो देर आर जस्ट 5 आर्टिकल्स 324 से 329 तक, और पार्ट इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया 3। इसमें कोई भी ऐसा सुप्रिंटेंडेंट या डायरेक्टर कंट्रोल नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इससे क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी किस तरीके से हम लोग अपॉइंटमेंट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 23 में इंटरवीन करके बताया कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एडवाइस करेगी एक कमेटी, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगी, लीडर ऑफ ओपोजिशन होगी लोकसभा की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी जो कि इस अपॉइंटमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। और इससे पहले अगर मार्च 2023 से पहले ही देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ने पहले से ही कर ली थी। तो इस वजह से ये बवाल क्या हो गया, ज्यादा और ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीज बताई जा रही है। तो अभी तक अगर देखा जाए कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन प्रोसेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल हमारे ये बताता है 324 329 जो कि 5 आर्टिकल बताता है इलेक्शन के ऊपर, ऐसा प्रोविजन नहीं है किस तरीके से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप जो है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके बिहाफ पे होगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, कौन करेगा, आपकी एक कमेटी करेगी जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, आपके लोकसभा के, और चीफ जस्टिस होगा, जब तक लॉ इनेक्ट नहीं किया जाता इनके अपॉइंटमेंट से। यानी कि जब तक इनके लॉ को कोई पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट के तौर तरीके नहीं लेके आता है तब तक ये काम कौन करेगा, आपके ये कमेटी करेगी, ठीक है। तो ये चीज बताया गया। आगे बात करते हैं, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन। रंजन गोगोई को रिसीव किया गया असम की वैभव अवार्ड जो कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, असम का। तो यहाँ पे दिया गया, और किसके द्वारा किया गया, असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया अवार्ड को, ठीक है। जो अगर मिस्टर गोगोई की अगर बात करें, ये अभी मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, और इनको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के प्रेजेंस में क्या किया गया, अवार्ड किया गया। जो अवार्ड है वो कहीं ना कहीं इनको कैश प्राइज देती है 5 लाख की, और लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट देती है कि कहीं पे भी आके आप असम में गवर्नमेंट में कॉस्ट जो है बियर करेगी, ठीक है, यानी कि आप बीमार पड़े तो भी आप कॉस्ट जो है वो असम गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सबसे सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है 4 इंडियन इंडिविजुअल को दिया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको फिर ध्यान में रखना है। रंजन गोगोई जो है असम के वैभव अवार्ड को रिसीव किए। चलिए आगे बात करते हैं, कर्नाटका टेबल्स बिल मेकिंग 60%। देखिए नेम, अगर नेम आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाए, अगर बोर्ड पे जो नोटिस बोर्ड है उस पे अगर लिखा हुआ होगा आपके कन्नड़ लैंग्वेज में या फिर ये रीजनल लैंग्वेज में, छोड़िए रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के लोग, लेकिन क्या होगा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, कर्नाटका टेबल ने कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बिल बनाया जिसमें कि ये कहा गया है जो 60% जो बोर्ड का डेकोरेशन होगा, यानी कि बोर्ड जो होगा बनाया जाएगा, वो नेम बोर्ड जो बनाया जाएगा वो कन्नड़ लैंग्वेज में होना चाहिए। तो वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा 60% जो कन्नड़ है, उसके बाद आप 40% जो है उसमें जो बोर्ड में लिखवाओगे आप इंग्लिश में लिखवा सकते हो, अपनी हिंदी में लिखवा सकते हो, या किसी में भी लिखवा सकते हो, ठीक है, वैसे तो इंग्लिश ही चलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली चीज तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है कन्नड़ के बीच में, ठीक है, कि हम पे थोपा जा रहा है, हिंदी हो इंग्लिश हो, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इससे लोगों के बीच में यूनिटी बनेगी, ठीक है, इससे लोगों के बीच में एक यूनिटी बनेगी, जिससे कि लोग क्या सोचेंगे कि हमारी लैंग्वेज हमारी धरोहर है, ठीक है।
तो एक कल्चरल रिलेशनशिप जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करने की जो है बात की जा रही है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज को उनके ऊपर दबाव डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 60% जो है कन्नड़ मैंडेटरी होगी, क्योंकि लोग वहां पे ज्यादातर कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ऑटोमेटिकली बात है वहां पे जो यूज है, नेम बोर्ड है, जो लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वहीं के लोकल लोग मोस्टली है, तो इसीलिए वहां पे 60% की बात जो है की गई है। अब आगे देखते हैं बिल में क्या आता है क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज इन ड्राफ्ट EFTA पैक्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक क्लॉज है ड्राफ्ट में जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात, टेक्स्ट की बात की गई है, जिसमें ये नेगोशिएट किया गया इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के रूप में, जिसमें ये बताया गया जो डिले एक्सेस अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन ऑफ पेटेंट ड्रग्स इन इंडिया बाय मिनिमम 6 ईयर। ठीक है, इस चीज को बताया गया। अब इससे क्या होगा, देखिए अगर आप ड्रग्स के लिए कोई भी कानून लाते हो तो जो आपकी जेनरिक मेडिसिन है उसको बनाने में प्रॉब्लम होगी, उसको सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख के आपको ये नहीं कि आपको हर चीज डिले करनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारी जो इंडियन फार्मेसी है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और जिसमें हम लोग 60,000 जेनरिक ड्रग्स वगैरह जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 60 थेराप्यूटिक कैटेगरी जो है हमने बनाया है, और टर्नओवर जो है 3.4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें अपनी प्रोडक्शन को और ग्रोथ करना है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहीं ना कहीं हनन ना हो। ठीक है, जो 1999 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मेडिसिन है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए और अफोर्डेबल तरीके से, अफोर्डेबल प्राइस में, और उनकी जो आपकी IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, इतना कुछ जानने की इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।